गुरुग्राम में राष्ट्रीय सहारा पार्टी द्वारा रमेश कुमार जांगिड़ को लोकसभा गुरुग्राम का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। आज राष्ट्रीय सहारा पार्टी ने शमा रेस्टोरेंट में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर गुरुग्राम लोकसभा से रमेश कुमार जांगिड़ को भावी उम्मीदवार घोषित किया। प्रत्याशी रमेश जांगिड़ ने बताया कि वे 2019 में भी राष्ट्रीय सहारा पार्टी से प्रत्याशी रहे हैं और हमने अनेकों मुद्दे उठाए हैं। हमारे देश में बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं, कई पार्टी ने राज भी किया है, सरकार भी बनाई है, लेकिन इनका शासनकाल महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से भरा रहा। रमेश जांगिड़ का कहना है कि जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को उठाएंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ऐसे में तमाम पार्टियों के नेता अभी से चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में जहां भाजपा ने अपने 10 लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, वहीं कांग्रेस भी जल्द ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। ऐसे में 2024 का ये चुनाव क्या रंग लाएगा, ये तो मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के चुनावी प्रचार के लिए कमर कस ली है। हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं और हमारे कार्यकर्ता लोगों से मिलते रहते हैं और आज इसी क्रम में गुड़गांव लोकसभा से हमने आर.के. जांगड़ा को प्रत्याशी बनाया है और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे और बहुत अच्छी टक्कर देके सीट में विजयी कराएंगे। तो इसलिए आर.के. जांगड़ जो है देख रहे हैं आप लोकसभा में, किस तरह से देखते हैं कि किस प्रत्याशी से कैसे टक्कर ले पाएंगे, भाजपा कांग्रेस से, अन्य प्रत्याशियों से? देखिए, कांग्रेस और भाजपा का अपना अपना एक जातिगत समीकरण है। हमारा प्रत्याशी हर बिरादरी के पास जा रहा है और पूरी 36 बिरादरी को इनको सहयोग मिल रहा है। उसमें सभी बिरादरियों ने ये आश्वासन दिया है। हमने कई जगह मीटिंगें करी हैं, लोगों से संपर्क किया है और उन्होंने कहा है कि हम पूर्ण रूप से तन मन धन से प्रत्याशी का समर्थन करेंगे और जिसमें कि आर.के. जांगड़ा जी ने भी बहुत मेहनत की है और पिछले चुनाव में भी इन्होंने प्रयत्न किया था और इस चुनाव में हम पूर्ण रूप से सक्षम हैं कि इस बार हम विजयी होंगे। एक बार जी परिचय दे दें अपना एक बार। मेरा नाम रमेश कुमार है और मैंने गुड़गांव में 2019 से मैं चुनाव भी लड़ा लोकसभा का और जब मैं पब्लिक के बीच में गया, आम जनता के बीच में गया तो पाया कि हमारा हर वर्ग, जिस भी वर्ग का व्यक्ति है वो दुखी है। और दुखी क्यों है उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। हम किसी को दोष आरोपण नहीं करेंगे। दुखी हम खुद अपनी वजह से हैं, क्योंकि हमारे बीच में इतने नेता लोग आए हैं, शुरू से हम सरकार देखते आ रहे हैं, लेकिन आम जनता के बीच में कोई नेता नहीं आता। कुर्सी बनने के बाद वो अपने परिवारवाद देखता है और अपने परिवार के अंदर क्या करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, उसको देखता है। आम पब्लिक के बीच में कोई नहीं आता। आपके क्या मुद्दे रहने वाले, आप किस मकसद से चुनाव में उतरे हैं? हमारे मुद्दे ये रहने वाले हैं कि आजकल लोगों ने कह रखा है कि बेरोजगारी, वाकई में बेरोजगारी है। शिक्षा को एक 5 स्टार होटल की तरह लोगों ने बना दिया है। जो हमारे सरकारी स्कूल है उसके अंदर अध्यापक आते हैं, लेकिन बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। बच्चे जाते हैं बड़े स्कूलों में, माँ बाप उनका खर्चा नहीं उठा पाते और आमतौर पर देखा जाता है कि माँ बाप बच्चों के बैग उठा के चलते हैं। क्यों? क्या जो गरीब आदमी वो बच्चे पढ़ा के वो अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच सकते? और जब वो पढ़ेंगे ही नहीं तो उन्हें रोजगार मिलेगा कहाँ से? तो इसके साथ ही महंगाई में आप पेट्रोल पे आइए, किसी चीज़ पे आइए, अपने फ़ायदे लेने के लिए सरकार है कहती है हमने ये कम कर दिया, वो कम कर दिया, वो कम कर दिया। आज गरीब से गरीब आदमी है वो भी टैक्स देता है। टैक्स किस लिए? ये जो राजनीति बैठे हैं या अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, पैसा उसके ऊपर खर्च करता है या गरीब जनता के लिए खर्च करता है? गरीबों के घर में रोटी नहीं है, कौन सी सरकार है किसी को रोटी दे रही है? या कौन लोग जो नेता लोग बने घूमते हैं, आजकल जो उठा नेता बन के चल दिया, क्या नेतागिरी यही होती है? लोगों में एक प्रेम का संबंध होना चाहिए। लोगों ने प्रेम का संबंध को ख़त्म करके कॉमर्शियलाइज में लाकर उसको खड़ा कर दिया है। भाजपा ये कह रही है, सेंट्रल में भी क्योंकि भाजपा और स्टेट में भी है, कि जो 70 साल में काम नहीं हो पाए वो उसने जो है 9 साल में अपना जो है काफ़ी कार्य कर दिए हैं। 70 साल में कुछ हुआ था या नहीं कुछ हुआ? सरकार, भाजपा सरकार हो या कोई सरकार, हम किसी के विरुद्ध कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना क्यों, किस लिए? लोकसभा बहुत बड़ी है, किस तरह से चुनावी प्रचार करेंगे, किस तरह टीम तैयार है, कोई संगठन आपके साथ काम करता है जो आपकी पार्टी का है? हमारा देश भी बहुत बड़ा है। अगर हम देश की बात लेके चले या अपने ज़िले की बात लेके चले या प्रदेश की बात लेके चले, तो अगर हम ये सोचेंगे ना हम कुछ नहीं कर सकते, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, करेंगे हमारे सारे मित्र अपने दिल से। ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है
भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सब सामने आएंगे, और भ्रष्टाचार खत्म तो हमारा देश उन्नति भी करेगा, तरक्की भी करेगा, विकास भी करेगा। पार्टी से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, शुरू से हम देखते आए हैं। पार्टी ने जैसे कि रमेश कुमार को जो जांगड़ा को अपना कैंडिडेट बनाया है, आप इनको किस वे में देखते हैं? ये समाज के में या पॉलिटिकल कैसे, इनकी बैकग्राउंड कैसी है, और इसके बाद में ये समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, शहर के लिए कुछ कर पाएंगे ये? देखिए, ऐसा है, हर व्यक्ति में कैपेसिटी तो होती है, सोचने की क्षमता भी होती है, और हर जब ये इतने साल से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं तो मानी बात है ये लोगों की तकलीफ़ों को तो अच्छी तरह जानते हैं। हमारे इनसे जब चर्चा शुरू हुई कि ये इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो हमने कहा ठीक है, कुछ मुद्दे हम भी आपको बताते हैं जो बहुत ही समाज में बहुत ही ज़रूरी हैं, जिनको उठाना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, बड़ी पार्टी से जुड़े होते हैं, तो उनके साथ एक बाध्यता होती है, वो पार्टी लाइन पे चलते हैं, वो अपने से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक निर्दलीय हो या एक छोटी पार्टी का बंदा अगर कहीं गलती से जीत जाता है, मैं गलती इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बड़े लोगों से लड़ाई है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई छोटा मोटा आदमी सामने है, तो जब इतने बड़े लोगों से लड़ाई होती है, पहली बात तो आप उनके विरुद्ध जल्दी कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं किस समीकरण से उनको खड़ा किया गया है। दूसरा चीज़ ये है कि चूँकि आप पैसे में उनकी बराबरी नहीं कर सकते, तो आप मतलब उनको किसी प्रकार से देखा जाए तो उनको टक्कर देना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन रमेश जांगड़ा जी आज 1-1.5 साल से इस लाइन में प्रयासरत हैं, लोगों तक अपने मैसेज पहुंचा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि भाई मतलब हम ये करना चाहते हैं। उसमें 2 चीज़ें हमने अपनी तरफ से जुड़वाई। हमने कहा जी वृद्धावस्था जो पेंशन है, आज की डेट पे हम कहते हैं कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन मिल रही है। पेंशन स्कीम 2005 से वैसे भी ओल्ड पेंशन स्कीम ख़त्म हो गई है, पर वृद्धावस्था पेंशन जो है आज जो ज़रूरत है एक बुज़ुर्ग को, वो मिनिमम 10,000 रुपये होनी चाहिए। यानी एक परिवार में अगर मियाँ बीवी दोनों हैं और दोनों 60 साल से ऊपर हैं, उनको 20,000 रुपये मिलना चाहिए। क्यों? ये कहते हैं हम आयुष्मान योजना लेके आए। आयुष्मान योजना किसको मिलता है? आयुष्मान योजना उसको मिलता है जो 24 घंटे कम से कम एडमिट हो सीरियस केसेस में। भाई क्या बुजुर्गों को केवल सीरियस केस ही होता है? उनको नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार वगैरह नहीं होता है? उनको ओपीडी नहीं वो करना पड़ता है? सिविल उसमें जाइए, उसमें भी उनको लंबी लाइन लगानी पड़ती। मान लो उस बंदे में इतनी क्षमता नहीं है, इतनी मतलब देर खड़े रहने की क्षमता नहीं है, तो वो मानी बात है आसपास के प्राइवेट उसमें जाएगा तो उसके अपने खर्चे हैं। अब मान लो उसको कोई पेंशन नहीं है, कोई आमदनी का जरिया नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, खासकर गरीब तबका जो है, तो वो कैसे उसका खर्चा चलेगा? चाहे गांव का हो चाहे शहर का, 10,000 रुपये एक व्यक्ति के ऊपर खर्चा होना ही होना है। अब एक जो सवाल सरकार खड़ी करेगी, भाई इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे इन बुजुर्गों को देने के लिए? हम हैं, हमारे पास रमेश जांगड़ा जी हैं, उनके पास इसका समाधान है, जिसमें 60% तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। वृद्धावस्था पेंशन स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट दे, 40% स्टेट गवर्नमेंट उसमें सब्सिट्यूट करे। अब वो आएगा 60% कैसे होगा? तो 60% के लिए भी हमारे पास तरकीब है। वो हम जब आएंगे, अगर बाई चांस सत्ता में आएगा, हमको बुलाया गया, तो हम उस चीज़ को बताएंगे कि ये 60% भी आप कैसे ले सकते हैं। ठीक, तो एक तो